हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। स्वागत है आप सभी का अनफिल्टर्ड यूपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर 2025 का जीएस का पेपर, जो हमने लास्ट सीरीज में, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने देखा कि जीएस को किस तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे बाकी के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन अप्लाई होता है और हमारे प्रीलिम्स 2026 में ये कैसे हेल्पफुल होगा। And here is a brief introduction about myself. My name is Vikas Sharma and I have scored 100 plus in 3 consecutive attempts. And on the basis of my personal experience, I am sharing this with you. And here is my Telegram channel, Unfiltered UPSC1. You can follow and subscribe to this channel. And I update daily current affairs on this channel. Daily आपको मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में मैं डेली करंट अफेयर्स का एक अपडेट प्रोवाइड करता हूं, इंडियन एक्सप्रेस से एंड द हिंदू से, दोनों से मिलाकर जो भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको मैं यहाँ पर अपडेट करता हूं। प्लस मैं मंथली और आपके लिए ईयरली कंपाइलेशंस भी लाता हूं और इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं कि जो मतलब आपके लिए जो भी जिस भी सब्जेक्ट के मुझे इंपॉर्टेंट नोट्स लगते हैं वो मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। तो और जो भी यूट्यूब के जो भी पीडीएफ्स होंगे, जो भी इस लेक्चर का पीडीएफ होगा, वो आपको यहीं मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट्स। स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस हो गए तो उनको छोड़ के आज हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, है ना। आज हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एंड से स्टार्ट करेंगे और एंड वाले क्वेश्चंस को आज हम टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है कि इन द फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024, गुकेश बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर आफ्टर डिफीटिंग द रशियन प्लेयर दिस। तो जो रशियन प्लेयर को डिफीट करके गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियन बने। अब इसमें कैच ये है कि इट वाज कवर्ड इन द ऑफ बीट करंट अफेयर्स लास्ट ईयर, है ना। ऑफ बीट करंट अफेयर्स अगर आपने लास्ट ईयर पढ़ी होती तो ये क्वेश्चन आपका 100% करेक्ट हो जाता। क्यों करेक्ट हो जाता? क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सा नाम चेंज कर दिया है। यहाँ पर रशियन प्लेयर नहीं है, यहाँ पर चाइनीज प्लेयर है ना। ये एक सिंपल एक कंट्री का नाम चेंज कर दिया और आपका स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला जा रहा है कि अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो ये मुझे याद रखना है कि किस तरीके से यूपीएससी जो है स्टेटमेंट्स में सही स्टेटमेंट को किस तरीके से सही बनाता है और गलत स्टेटमेंट को गलत बनाता है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट नंबर 1 में, कंट्री को चेंज करना बहुत इजी है ना। मैं रशिया की जगह चाइना लिख दूं, चाइना की जगह रशिया लिख दूं, रशिया की जगह इजिप्ट लिख दूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं यहाँ, है ना। और यहाँ पर 45th की जगह 46 कर दूं, 2024 की जगह 2025 कर दूं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और ये काफी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि चेंज करना थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है। बट जो इंफॉर्मेशन लाइक दिस कि अभिमन्यु मिश्रा जो कि एक अमेरिकन चेस प्लेयर है ना। अब एक तो सबसे पहले आपको अभिमन्यु मिश्रा दिखते ही आपको पता लगेगा कि ये तो इंडियन लग रहे हैं, बट एग्जामिनर ने बोला कि एक अमेरिकन चेस प्लेयर हैं हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से यूपीएससी स्टेटमेंट्स को घुमाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस को भी देखते हैं, जो कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप जो अभी इंडिया में रिसेंटली हुआ है, जो कि दिल्ली में ही हुआ था इवेंट, अब उसमें यूपीएससी ने किया क्या है। यूपीएससी ने, आप यहां से पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, इंडियन मैन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ, बस ये छोड़ दीजिए, फिर इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन मैन कैटेगरी। अब आप देखिए, इंडियन विमेन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन द विमेन कैटेगरी। अब इसमें कैच क्या है? कैच है दीज नंबर्स 54, 36, 78, 40। अब आपको दिमाग ये लगाना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या आपको लगता है कि एग्जामिनर के लिए सबसे इजी पार्ट क्या है। अगर कोई भी चीज अगर मैं इस स्टेटमेंट में रिप्लेस करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, वो भी इजीली बिना दिमाग लगाए। मुझे इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बिना दिमाग लगाए कोई चीज रिप्लेस भी हो जाएगी और ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट भी हो जाएगा। तो एग्जामिनर जनरली स्विच करते हैं डेटा को, वो डेटा यहां वाला डेटा यहां लिख देंगे और यहां वाला डेटा यहां लिख देंगे। तो
जनरली ये ट्रिक फॉलो की जाती है यूपीएससी में भी, जिससे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट बनाए जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ओनली वन, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है और इंटरचेंज कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आप जो क्वेश्चंस देखते हैं, अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, प्योरली फैक्चुअल। इसमें मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि आप इसमें लॉजिक लगाइए, आप इसमें गैस वर्क करिए, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये ईयर्स याद हैं तो आप इसको लगाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे, है ना। अब ये क्वेश्चन जो है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये एलिमिनेशन लॉजिक या फिर गैस वर्क कहें, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, हु अमंग्स द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी टू सिलेक्ट द रेसिपिएंट ऑफ गांधी पीस प्राइज। जो गांधी पीस प्राइज को देते हैं वो ज्यूरी में मेंबर्स कौन कौन होते हैं, मुझे ये पता लगाना है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ज्यूरी में कौन कौन होता है? सबसे पहले मुझे एक बात पता होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में से एक ही लोग इस कमेटी में हो सकते हैं। अब वो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमने पॉलिटी में एक चीज पढ़ी है कि एक होते हैं डी फैक्टो और एक होते हैं डी ज्यूरे, मतलब कि एक तो जो रियलिटी में पावर होल्ड करते हैं और एक नॉमिनल पावर होल्ड करते हैं। बट अगर दोनों लोगों को एक साथ अगर मैं एक प्लेटफॉर्म पर ले आऊं तो कितना बेकार हो जाएगा ना, वो तो मतलब वो काम का ही नहीं रहेगा वो चीज, है ना। तो इसलिए इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि नॉमिनल हेड हैं वो इसमें नहीं आएंगे, है ना। बाकी जितने भी आपको पावर्स यहाँ पर दिख रही हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं, वो रियलिटी में काम करते हैं, है ना। जहां पर सेरिमोनियल चीज होगी वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, जहां पर रियल एग्जीक्यूटिव वर्क होगा वहां पर आपको रियल एग्जीक्यूटिव ही दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर डज रियल थिंग्स, है ना। जो रियलिटी में जो रियल एग्जीक्यूटिव करते हैं, जो पावर होल्ड करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करते हैं। और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डी जोरे, मतलब कि वो केवल नॉमिनल हेड हैं, वो काम करते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये मुझे याद रखना है कि इसमें जो रियल पावर है वही लोग इसको ज्यूरी में सिलेक्ट करेंगे। तो रियल पावर्स कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। और प्लस मुझे एक बात हमेशा याद रखनी है कि जहां भी पावर आएगी और पीएम प्लस प्रेसिडेंट एक साथ होंगे तो वो एक साथ नहीं हो सकते, या तो पीएम होंगे या फिर प्रेसिडेंट होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना। दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो उसके बेसिस पर ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। प्लस मुझे पता है कि रियल पावर्स लाइज विद दी प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे पता है कि टू स्टेटमेंट 100% करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो जब टू स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 4 भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से आपको इसको एलिमिनेट करना है। और क्वेश्चंस देखते हैं, बाकी और क्वेश्चंस जो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि जीपीएस या फिर गगन, जो गगन है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन जो आपका टेक्नोलॉजी है, जो कि इंडियन जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है हमारी जीपीएस को रिलेटेड, जीपीएस से रिलेटेड, तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछे गए हैं कि यूजेस अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशंस टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ गगन। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, यूपीएससी पूछ रहा है। अब मुझे पता लगाना है कि क्या स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटेग्रिटी, इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, ये बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। बात कर रहा है कि एक्यूरेसी प्रोवाइड करेंगे और इंटेग्रिटी प्रोवाइड करेंगे, वो भी एडिशनल। तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज हो गई, ये तो हमारी वैल्यू को एनहांस करेगी, ये तो एफिशिएंसी लाएगी, प्रोडक्टिविटी लाएगी, है ना। तो ये तो हो सकता है, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं हो सकती, पर ये हो सकता है, इट इज अ पॉसिबिलिटी। अब सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। हाउ इट इज पॉसिबल?
बिकॉज आपको याद होगा कि जब 1999 में कारगिल वॉर हुई थी तो हमारी इंडियन आर्मी थी उसको अमेरिकन्स ने जीपीएस एड प्रोवाइड करने से मना कर दिया था। अब वो मना कर दिया था, फिर उसकी वजह से हमें बहुत सारे इश्यूज झेलने पड़े थे। इसलिए हमने सोचा कि हम अपना खुद का इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप करेंगे जिससे हमें किसी भी फॉरेन पावर पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, और उसके बेसिस पे हम इसको इफेक्टिवली मैनेज करते हैं, है ना। क्योंकि अगर हमारा खुद का कोई सिस्टम होगा तो हम उसको और यूनिफॉर्म बनाएंगे और क्वालिटी उसमें एनहांस करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी का सिनेरियो ओपन है, क्योंकि गगन एक एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एप्लीकेशन का पार्ट आता है कि इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज अनंत होती हैं, जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज इसमें होती हैं। तो ये भी करेक्ट होगा। फिर थर्ड स्टेटमेंट, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या कि केवल और केवल ये एविएशन में ही प्रोवाइड करे, है ना, और भी चीजों में प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ड्रोन्स हैं प्लस हमारी जो एग्री स्टैक है, जो एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी उसमें भी तो हम गगन का यूज करेंगे। जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें भी हम गगन का यूज करेंगे, है ना। वैसे भी सारी टेक्नोलॉजीज जो होती हैं वो डुअल यूज होती हैं, उसमें सिविलियन भी होती है प्लस आपकी मिलिट्री यूज भी होती है, तो दोनों चीजें उसमें हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड तो इसमें से इनकरेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने थर्ड इनकरेक्ट किया तो मेरा आंसर 50-50 पे आ गया। अब मुझे पता है कि स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो मैं स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 को करेक्ट मान के चलूंगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके का ट्रैप सेट किया है यूपीएससी ने। एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी में हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि हमेशा कुछ थीम्स होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, या फिर अगर क्वेश्चन में वो थीम है तो वही उसका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं कि आपका जो यूरोपियन यूनियन, अकबर की थीम, है ना, जैसे आपके केडीआर कृष्णदेव राया, है ना, अशोका, और ये जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, चोला, है ना, ये जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं आपकी, अगर वो आपको आंसर में दिखती हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, है ना, मरीन इकोसिस्टम, ये सब चीजें, और आपका कोराल्स, ये सब चीजें अगर आपको दिखती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं यूपीएससी की, जिनको हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है जिनके बेसिस पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो आपका, पहली बात तो आपको अगर ये पता है, आपने अगर ऑफ बीट करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपका ये क्वेश्चन छूटेगा नहीं, उसके बाहर तो ये क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। अगर आपको नहीं पता फिर आपको लगानी है एलिमिनेशन की टेक्निक्स। अब सबसे पहले मुझे देखना है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनेक्टेड द नेचर रेस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, वो क्या करती है? उसका काम है फाइनेंसेस को प्रोवाइड करना, उसका काम है मनी से रिलेटेड, जो पैसे से रिलेटेड बातचीत है वो वर्ल्ड बैंक करती है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जो कि OECD है, वो भी मनी रिलेटेड मैटर्स से डील करती है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आता है FAO। अब FAO क्या करता है? FAO करता है आपके एग्रीकल्चर प्लस आपकी फूड से रिलेटेड से जो भी काम होते हैं वो FAO करता है। अब बचा क्या? एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे ऐसी बताओ, अभी दुनिया में आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि यूरोपियन यूनियन बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कर रहा है, बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है। आपने CBAM नाम का नाम सुना होगा, जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, आपने सुना होगा, ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। जितनी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज हैं वो सबसे पहले, या फिर जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, वो सब रेगुलेशन से रिलेटेड सब कुछ सबसे पहले यूरोपियन यूनियन में ही इंप्लीमेंट होता है। तो उसके बेसिस पे मुझे याद रखना है कि इसकी थीम क्या होगी।
ठीक है। फिर इसी टाइप से जो पॉलिटी के क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको लॉजिक के साथ साथ स्टैटिक को भी मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी स्टैटिक की बुक बहुत अच्छे से पढ़ी है, प्लस आपको करंट अफेयर्स की अवेयरनेस है, तो आप बहुत अच्छे से पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, आपको इश्यू नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखते हैं क्वेश्चन, जो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट नंबर 1 it is saying the exercise of this power by the president can be subjected to limited judicial review. The examiner could have said judicial review directly, but it has इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर जो वर्ड है लिमिटेड, वो जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया है ताकि इस स्टेटमेंट की सैंक्टिटी को बनाया जा सके और इस स्टेटमेंट की सैंक्टिटी को ट्रू होल्ड किया जा सके इन एवरी एस्पेक्ट। तो एग्जामिनर ने इंश्योर किया कि ये स्टेटमेंट गलत ना हो, है ना। उसको कैसे इंश्योर किया कि प्रेसिडेंट इस पावर की एक्सरसाइज तो करते हैं, पर इसमें लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू भी अलाउड है। फिर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज फेयरली इनकरेक्ट, बिकॉज वी ऑल नो दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये मुझे पता होना चाहिए, आर्टिकल 75 में मेंशन है डायरेक्टली। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होता है। अब वो डिस्क्रिशन भी कब होता है, वो डिस्क्रिशन भी सिचुएशनल होता है। सिचुएशनल कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पार्लियामेंट जो कि लोकसभा में अगर किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई है, तो ये प्रेसिडेंट महामहिम की डिस्क्रिशन होती है कि वो किसको कॉल करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, है ना। वो कॉल किसको करेंगे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, ये उनका सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है। पर जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसको फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करनी होगी आफ्टर 1 मंथ, है ना। ये अलग चीज हो गई। पर डिस्क्रिशन क्या है, ये डिस्क्रिशन है, बट इसके अलावा और ज्यादा डिस्क्रिशंस नहीं है प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में। तो जो भी एड एंड एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उससे आपके प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट मिलेगा कहां आपको, ये मिलेगा आपको लक्ष्मीकांत से, है ना। वहां से आपको उसके अलावा ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको पॉलिटी के लिए कुछ करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका काम सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आपको इसमें थोड़ी सी नॉलेज हो प्लस थोड़ा सा आपका एलिमिनेशन का गेम अच्छा हो तो आप अच्छे से इसको करेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस स्टेटमेंट में नॉट करेक्ट पूछा गया है। अब नॉट करेक्ट में मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कवच का जो सिस्टम है, जो कवच है हमारा, एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम तो है, पर यह डेवलप्ड किया गया है इंडिया के द्वारा। ये एक इंडिजीनियस सिस्टम है, इसीलिए तो इतना प्रचलित है। क्योंकि अगर हमने किसी और बाहरी कंट्री से इसको लिया होता तो हम बहुत पहले ले चुके होते इसको। ये इंडिजीनियस है इसलिए इतना प्रचलित है। आज हमारी वंदे भारत जो ट्रेन है वो इतनी प्रचलित क्यों है, क्योंकि वो इंडिजीनियस ट्रेन है ना। उनको हमने डेवलप किया। पर अब हम जो स्लीपर वंदे भारत है उसको कोलैबोरेशन में डेवलप कर रहे हैं। तो कवच जो हमारा सिस्टम है वो एक इंडिजीनियस सिस्टम है और जर्मनी के साथ हमने डेवलप नहीं किया है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। फिर उसके साथ जो लॉजिक की मैं बात कर रहा था वो है ये, है ना, जो यूपीएससी का पैटर्न होता है। यूपीएससी हमेशा ईयर्स को चेंज कर देता है ना। जनरली हमारी जो गवर्नमेंट के एम्स होते हैं वो 2030 या 2050 या 2047 या तो कोई सेंचुरी ईयर होगी, है ना, या फिर 50 ईयर्स या 20 ईयर्स, 30 ईयर्स या 10 ईयर्स। इस तरीके के हम हमेशा अपने गोल्स को सेट करते हैं। तो ये 2028 कैसे आ गया अचानक से? यहां पर अगर 2030 होता तो ज्यादा सूटेबल होता, है ना, पर वो 2028 दिया हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर इनकरेक्ट।
ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट बात कर रहा है वो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है? कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक्स इन स्टेशन सेक्शन। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हमारे, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर आपने अपने उस टाइम पर जब ये प्रीलिम्स हो रहा था 2025 में, तब आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एक टेरर अटैक किया था इंडिया पर, बारबेरिक टेरर अटैक किया था पहलगाम में, और उसके बाद इंडिया ने उसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। तो उसी के बाद यूपीएससी ने ये क्वेश्चन उसी से फ्रेम किया है। जो हमने एयरक्राफ्ट हमारे जो थे, हमने उनको यूज किया, उसका डिस्क्रिप्शन उस हिसाब से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है और आपने अगर पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप इजीली निकाल लोगे, है ना। क्यों निकाल लोगे? क्योंकि नॉर्मेंडी और सार्डिनिया, ये जो आपकी दोनों लोकेशंस हैं, ये आपकी इटली से रिलेटेड है और ये यूपीएससी ने पीवाईक्यूज में पूछ रखा है। तो अगर मुझे पता है कि ये दोनों लोकेशंस इटली से रिलेटेड हैं, तो 100% ये तीनों ही गलत हो जाएंगे और आंसर नन हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी ने इसको रिप्लेस कर दिया है। ये मुझे पता चलता है इससे, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ऐसे सॉल्व करने होते हैं। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से मैं क्या सीख सकता हूं, है ना। द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि GS1 2025 के मेंस के पेपर में भी इंदस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये मुझे कैसे पता चला? मैंने जब पेपर देखा तब मुझे पता चला। बट इससे क्या पता चल रहा है, इससे लर्निंग क्या लेनी है? लर्निंग इससे ये लेनी है कि जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं वो मेंस में पूछे जा सकते हैं, और जो मेंस में पूछे जा रहे हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आपको इंटरलिंकेजेस करनी आनी चाहिए, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए आपको अपना दिमाग एकदम खुला रखना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ जाते हैं। तो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। ये मुझे पता होना चाहिए। अब उसके बाद मैं देखता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं इफेक्टिवली कैसे सॉल्व कर सकता हूं। अब बोला गया है पहले स्टेटमेंट में कि इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। पहला स्टेटमेंट ये हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट वर्क सिंगल हैंडेडली, है ना। ये सिंगल हैंडेडली काम करता है टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। अब मुझे इसमें आप एक बात बताइए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? पहला बात कर रहा है मिडिल इनकम कंट्रीज की, जो कि OECD कंट्रीज होती हैं, और दूसरा बात कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज की। तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो दोनों तो एक साथ नहीं आएंगे। इतना तो मैं पक्का श्योर बोल सकता हूं। तो पहला स्टेटमेंट गया और आपका तीसरा, ये फोर्थ स्टेटमेंट गया। अब बचा या तो 2 करेक्ट होगा या फिर आपका 1 करेक्ट होगा। 3 तो ऑटोमेटिकली करेक्ट है ना। अब बोल रहे हैं, तो अगर आपने ये वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से की होती, जो कि 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेते। एलिमिनेशन का बेसिस पर, जो एलिमिनेशन का बेसिस है, उसके बेसिस पे आप इसको 50-50 तक रिड्यूस कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में लॉजिक को अप्लाई करना है, प्लस नॉलेज भी याद में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड टू 15th फाइनेंस कमीशन। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे केवल एक चीज पता होनी चाहिए थी और मेरा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाता। आप 1 सेकंड का पॉज लो और मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में वो क्या चीज है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ये 45% टैक्स की, क्योंकि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 42% से 41% कर दिया था, क्योंकि 1% J&K को एलोकेट किया गया था। तो अगर मुझे इतना बड़ा फैक्ट अगर मुझे पता नहीं है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हर साल न्यूज में रहता है, ये पूरे साल न्यूज में रहा था। और अगर मुझे ये दूसरा स्टेटमेंट पता है तो मेरा क्वेश्चन वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ऑफ बीट से आया है ना। ऑफ बीट करंट अफेयर्स मंथली अगर आपने पढ़ी होती बहुत ध्यान से तो ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेते। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में एक पता है क्या होता है कि अभी हम लोगों ने जनरलिस्टिक एक ट्रिक लगा दी है ना। जनरल जो ट्रिक है, जो जनरलिस्टिक ट्रिक है वो क्या है कि अगर कोई भी ऑड है, ऑप्शंस अगर ऑड हैं तो उसका आंसर भी ऑड होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये ऑड हो गया है ना। अगर ये ऑड हो गया क्वेश्चन तो आंसर भी ऑड में होंगे है ना। ऑड में कैसे होंगे, इसमें 4 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। ये जनरलिस्टिक चीजें है ना। पर अगर आपको अपना अटेम्प्ट सिक्योर करना है, अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं करना है, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, तो आप ऑफ बीट करंट अफेयर्स को मतलब फॉलो करिए करंट अफेयर्स के लिए, जो कि आपका अनफिल्टर्ड यूपीएससी 1 के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। वहां से डाउनलोड करिए और अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को और स्मूथ और सॉलिड बनाइए। और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा है ना। अगर मुझे पता है कि प्राइमरी डेफिसिट जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, अगर मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्मूला याद है तो मेरा ये वाला क्वेश्चन प्लस मेरा ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मेरे सॉर्टेड, प्लस मेरे 4 मार्क्स इन। बस इतना पता होना चाहिए है ना। ये सब चीजें आपको कोई बताने वाला होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीजें होती क्या हैं। बस अगर मुझे इतना कोई बता दे तो मेरा काम सॉर्टेड हो जाए। इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जैसे कि 1 सेकंड, लेट मी, यस, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में से कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन्ड हैं है ना। हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 उसके अंतर्गत जोनल काउंसिल बनी थी, और आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की जो काउंसिल है वो भी बाद में बनी थी। तो ये मुझे पता होना चाहिए। और इंटर स्टेट काउंसिल आपको पता होना चाहिए कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इसके बेसिस पे आप देखो, आपको कुछ चीजें फैक्चुअल भी पता होनी चाहिए है ना, कुछ में आपको लॉजिक भी लगाना है, कुछ में आपको करंट अफेयर्स भी लगाना है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आप लॉजिक कर लोगे तो आपका अटेम्प्ट बिल्कुल एकदम सिक्योर हो जाएगा, आप 100% स्कोर कर लोगे। ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी है ना। अगर आपको कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअली आती होंगी, कुछ चीजें आपको करंट अफेयर्स से आती होंगी, कुछ आपको लॉजिक आता होगा है ना, तो आपका अटेम्प्ट सिक्योर हो जाएगा। लॉजिकल गैसिंग या फिर एलिमिनेशन आपको एक सर्टेन लेवल से उठा सकता है, वो आपको ऐसे नहीं करवा सकता कि आप 0 पर हैं और आपको तुरंत वो हीरो बना देगा है ना। आपके मार्क्स आ रहे हैं 50 और आपके मार्क्स आ जाएंगे 110। आपके मार्क्स अगर 80 आ रहे हैं तो आपको 95 दिलवा सकता है एलिमिनेशन और लॉजिकल गैसिंग, बस इतना आपकी हेल्प कर सकता है। फिर आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या क्या हैं जो कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसमें बोल रहे हैं कि नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। ऐसा हो ही नहीं सकता। 0.0001% सिनेरियो में कोई ना कोई एक ऐसा वायरस होगा जो ओशन वाटर में सरवाइव कर लेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ये तो 100% इनकरेक्ट है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई कोई ना कोई एक बैक्टीरिया तो होगा जो इन्फेक्टेड हुआ होगा वायरस से, है ना। तो ये हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा स्टेटमेंट, नो वायरस कैन चेंज द सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्टोनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल। ये भी नहीं हो सकता। इसकी भी 0.00001% पॉसिबिलिटी है। तो तीनों स्टेटमेंट ही गलत दे रखे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इन दी एग्जामिनेशन इन द प्रीलिम्स 2026। और आपको किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प चाहिए फॉर द प्रीलिम्स 2026, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी ऑन अनफिल्टर्ड यूपीएससी 1। अनफिल्टर्ड यूपीएससी 1 पे आप कनेक्ट करिए और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप प्लीज डायरेक्टली आस्क टू मी। And thank you so much for watching this lecture. I hope you found this informative, and all the best